है और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ऑप्शनल है और हिस्ट्री दो तीन तरह की है, एक यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है और ये। अच्छा, इसमें बेसिकली इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री का ये है पर्पस कि जो लोग इसे ऑप्ट करते हैं वो मोस्टली इसे कंसिडर करते हैं लाइक पाकिस्तान अफेयर। हाँ जी, आपको पीपीटी भी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, नोट्स मिल जाया करेंगे। आप इस चीज़ को बेफिक्र हो जाए, एंड पे क्वेश्चन पूछें आपने, ठीक है, जो भी पूछने। अच्छा, जो पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, इसको लोग ऑप्ट करते हैं वो मोस्टली ये कंसिडर करते हैं कि ये पाकिस्तान अफेयर ही है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हिस्ट्री के जार्गन्स डिफरेंट हैं, पाकिस्तान अफेयर के डिफरेंट। पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है उसको आप हिस्ट्री की जुबान पे नहीं लिख सकते, और हिस्ट्री का जो पेपर है उसे पाकिस्तान अफेयर की जुबान में। कोई भी सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर से लेके जो आपके सीएसएस के 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक की लैंग्वेज, हर एक का jargon, हर एक की डिमांड डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से ही ये टैकल करने चाहिए। जब भी आपको पेपर करना है, आपने हिस्ट्री का पेपर हिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना है, हिस्टोरियन बन के लिखना है। ठीक है, एक हिस्टोरियन बन के एनालिसिस करना है। अब इसमें डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हम उसका आंसर हर एक चीज का एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसने पूछा होता है इलुसिडेट, इलेबोरेट, इवेल्युएट, एग्जामिन, तो हम हर चीज को एक्सप्लेन ही कर रहे होते हैं। डिस्कस एंड एक्सप्लेन, डिस्कस एंड एक्सप्लेन, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हर क्वेश्चन का आंसर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी चाहिए। अब इसमें बच्चों के नंबर कम आते हैं, 40, 45, 48। वो उसकी रीजन ये होती है कि बच्चे इसका पेपर पाकिस्तान अफेयर की जुबान में करके आते हैं, और पाकिस्तान अफेयर को आजकल बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर में बच्चे फेल हो रहे हैं, 20-20 नंबर हैं, 18-18 नंबर हैं। तो इसलिए आपने इसका पेपर पाकिस्तान अफेयर की लैंग्वेज में नहीं लिखना। इसके अपने जॉर्गन्स हैं, जैसे मैं बताऊंगा उस तरह पेपर आपने करना है। हम इसमें इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और कुछ पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और सुजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैं आपको पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। और इसमें टोटल जो 100 नंबर का पेपर होता है, 20 का एमसीक्यूज का अब पोर्शन होता है। उसमें आपको जब पेपर आपका स्टार्ट होता है, पहले आपको एमसीक्यूज का पेपर दिया जाता है, 30 मिनट उसके लिए होते हैं, और वो 20 नंबर का पेपर होता है। आपने वो 10 मिनट में कर लें, 15 में कर लें, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने 4 करने होते हैं और पर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जी, हाँ, अब ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी था। जब भी कोई टीचर पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाता है, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री, तो वो ये चीज बताते नहीं बेसिकली हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री में आपको चाहिए क्या होता है, हिस्ट्री आपसे डिमांड क्या कर रही होती है। इसमें हिस्ट्री क्या है और इसको पढ़ने का या लिखने का मकसद क्या है। अगर ये चीज आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो देन ही आप पेपर में बैठ के ये चीज एनालाइज कर सकेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मुझसे पूछा क्या है, ठीक है? अब ये देखें, जो हिस्टोरिया है बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। इसका मतलब ही है इंक्वायरी करना। एक हिस्टोरियन ने क्या करना होता है, पुराने जमाने के तमाम फैक्ट्स को, मेमोस को, गजट्स को, लेटर्स को, बुक्स को पढ़ना होता है। अगर मैं आज एक हिस्टोरियन बन जाता हूँ, लेट्स सपोज, या आप बन जाते हैं, आप उस जमाने में तो नहीं थे जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए थे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करके दे सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स जो पब्लिश हुई हैं, जो ब्रिटिशर्स ने पब्लिश की हैं, हिंदू जो हिस्टोरियनों ने किए हैं, या मुस्लिम हिस्टोरियन, आप ये बता सकते हैं कि यार ये मसाइल थे तो ऐसे ऐसे, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। असल में आपने सच्चाई की तलाश करनी होती है, हिस्ट्री पढ़ के सच्चाई की तलाश करनी होती है कि जो सच्चाई कौन सी साइड पे थी। ठीक है, ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप हिस्ट्री के पेपर में नंबर भी तब भी ले सकते हैं जब आपको इस चीज का आइडिया होगा कि व्हाट इज मेंट बाय दिस। अब हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी करना और कोई ऐसा इल्म हासिल करना, ऐसा इल्म तलाश करना जिससे आप सच्चाई तक पहुंच सके, ठीक है। एक तरह की इंक्वायरी है, जैसे एक इंक्वायरी ऑफिसर करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे। इसमें हिस्ट्री को हम ये भी कहते हैं जो चेंज ओवर टाइम, स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम।
वक़्त के लिहाज से जो चीज़ें तब्दील होती गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें, इसे भी हम हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली तो हिस्ट्री को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें ना, हाई स्टोरी मतलब हाई स्टोरी, एक कहानी ही होती है, फैक्ट्स और इवेंट्स की कहानी होती है। और इसमें फैक्ट्स एंड इवेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे आपने इस तरह करना होता है, इसके साथ आपने अपना एनालिसिस भी शामिल करना होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देने होते हैं और आर्गुमेंटेशन भी देना होता है। इसके अलावा हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव में बात करनी होती है और डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस देने होते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, लिखवाऊँगा, ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए क्योंकि अब सीएसएस की अटेम्प्ट बिल्कुल करीब है, सर पे है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके 8-10 किताबें पढ़ें हिस्ट्री की। और मैंने जितनी भी किताबें सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, उनमें से एक-एक टॉपिक को निकाल के आपके लिए इतना मटीरियल इकट्ठा किया हुआ है कि आपको हर क्वेश्चंस का टू द पॉइंट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसको हिस्ट्री को हम और क्या कहते हैं? ये कंटीन्यूअस इंटरेक्शन है किस-किस की? बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज़ फैक्ट्स। फैक्ट्स कौन से हैं? जो वो तलाश करता है, जो हक़ाइक़ तक वो पहुँचता है इंक्वायरी करने के बाद हिस्टोरियन, ये बेसिकली इंटरेक्शन है, ठीक है? इसके अलावा इसे एक मुकालमा कहते हैं बिटवीन पास्ट एंड प्रेज़ेंट, ठीक है? पास्ट को स्टडी करना भी हिस्ट्री है, पास्ट इवेंट के बारे में जानना भी हिस्ट्री है, पास्ट और प्रेज़ेंट का मुकालमा भी हिस्ट्री है। और ये सारी चीज़ें आपने सच्चाई तक पहुँचना है और आपने एक हिस्टोरियन बन के पेपर करना है, हिस्टोरियन बन के आपने पेपर लिखना है और हिस्टोरियन की लैंग्वेज में ही पेपर सॉल्व करना है। इंशाल्लाह यू वुड गेट 75 प्लस। मेरे 77 मार्क्स है हिस्ट्री में। तो जब 2015 का सिलेबस था, हिस्ट्री 200 नंबर की थी, ठीक है? आई गॉट 152। तो इसलिए हिस्ट्री में आप ये ना समझें कि हिस्ट्री में नंबर आते नहीं। असल में आप पाकिस्तान अफेयर की ज़ुबान में पेपर करके आएँगे तो फिर तो आपको मार पड़ेगी डेफ़िनेटली। ठीक है? अब इस चीज़ को आप ज़हन में रख लें, आपने इंक्वायरी करनी है, एक हिस्टोरियन बन के ऐसा नॉलेज तलाश करना है, जिसमें आप सच्चाई तक पहुँच सकें। और आपके पास 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक ब्रिटिशर्स के हैं, एक हिंदुओं के हैं, एक मुस्लिम्स के हैं और इन तीनों में जो बायस्ड हैं, आप वो लिखेंगे तो आपको मार फिर भी पड़ेगी। आपने अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ऐड करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना किसी को, जिसने भी जो भी लिखा है, आपने उसको एज़ इट इज़ उसकी कोड करके उसका एनालाइज़ करना है, ठीक है ना? अभी देखिए इंडो पाक हिस्ट्री बेसिकली कवर क्या करती है। हमारी जो हिस्ट्री है, इसमें बेसिक जो नॉलेज है वो मुस्लिम्स के बारे में ही है। मुस्लिम रूलर्स कौन थे? उनका रूल क्या था? जब वो बरे-सगीर में सिंध को कन्कर किया गया, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे एक्सपीडिशन की है, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आते हैं। इंडिया की हिस्ट्री इतनी लंबी है कि अगर इंडस सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है, इंडस सिविलाइजेशन हम कहते हैं जी 5000 साल पुरानी है, ठीक है? तो फिर हिस्ट्री 712 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हमारा कंसर्न ही मुस्लिम रूलर्स के साथ है, हमारा कंसर्न मुस्लिम से आगे-पीछे है ही नहीं। हमने ये देखना है कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, 812 में क्या हो रहा था हमें कोई नहीं पता, 912 में क्या हो रहा था हमें नहीं पता। हमें तब पता चलता है जब गज़नवी साहब आते हैं 1000 में और 1030 तक वो रहते हैं, 17 हमले करते हैं। हमारा कंसर्न फिर 2 250 साल बाद शुरू हो जाता है। फिर जब गोरी आते हैं 1206 तक वो रहते हैं, तो 1206 में जाते हैं वो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं, तो हमें फिर कंसर्न होता है स्लेव डायनेस्टी के बाद जब तक मुगल नहीं आते, 2 250 साल फिर हमें होश नहीं होती कि इंडिया हिस्ट्री के साथ क्या हुआ होगा, ठीक है? और जब मुगल जाते हैं, मुगलों के बाद मुगलों में भी जब ग्रेटर मुगल हैं, उनके साथ हमारा कंसर्न ज़्यादा है, लेसर मुगल जो 6 ग्रेटर मुगल है ना, बाबर से लेके औरंगज़ेब आलमगीर तक। उसके बाद जब मुगल का डाउनफॉल हो जाता है और ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, फिर हम हिस्ट्री के साथ इसलिए कंसर्न हो जाते हैं, हमने मूवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान शुरू कर अच्छा, टिल इंडिपेंडेंस से मुराद है कि आपको जब तक आज़ादी नहीं मिली, इसको लोग को प्री पार्टीशन भी कहते हैं, प्री पार्टीशन। इसमें भी वो वाले इवेंट्स ही हम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तान मूवमेंट्स का कोई ना कोई इश्यू चलता रहा है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस को आफ्टर पोस्ट पार्टीशन कहते हैं 1947 टू डेट मतलब आज तक। आज अगर 11 नवंबर 2023 है तो आज तक हमने ये चीज़ें देखनी है। और इसमें ऐसे नहीं आपने बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं देखनी कि आप परेशान हो जाएँ यार इतनी लंबी हिस्ट्री है, इसका सिलेबस इतना लंबा नहीं है जितना नज़र आता है। इसका सिलेबस बहुत टू द पॉइंट है, बड़ा कंसाइज़ है। पहला सिलेबस बहुत लेंथी था जो 200 नंबर का था। और इसमें आप अगर इसको रख लेते हैं आपका पाकिस्तान अफ़ेयर अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आपने लेकिन उसके jargons डिफरेंट रखने हैं लिखते वक़्त। आपका 80% सिमिलैरिटीज़ हैं, ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफ़ेयर के साथ, ठीक है जी?
अच्छा, इसमें CSS सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस जरा इसका PDF फाइल में दिखा देता हूँ। इसमें अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा चलें। अच्छा ये देखें हमारे पास जो सिलेबस है, अब मैं इसमें बहुत लंबी डिबेट नहीं करूंगा, आप बोर ना हो जाएं। हमने अपने मेन टॉपिक्स की तरफ जाना है जो हम हिस्ट्री के पेपर में आपको मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली। अच्छा जी, ठीक है हुसैन बेटा। अच्छा, सबसे पहले हिस्ट्री में मुस्लिम रूल एंड हेरिटेज इन इंडिया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये देखें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान मूवमेंट्स हैं। और इसके अलावा डेमोक्रेसी और फॉरेन पॉलिसी एटसेट्रा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मुस्लिम रूल एंड हेरिटेज इन इंडिया, इसमें से मैंने जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या जितने पुराने पेपरों में आए हैं मैंने अपनी स्लाइड्स में ऐड किए हैं PPT में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मैं अब ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और आपने उनको आंसर कैसे करना है। अगर उसने पूछा है कि डिस्कस, कमेंट, इलेबोरेट, फिर आपने क्या आंसर करना है। अगर उसने पूछा है एनालाइज करें, फिर आपने क्या आंसर करना है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें ये देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो अराइवल की है, जैसे ही अरब यहाँ पे आते हैं तब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जाहिर बात है 712 से पहले यहाँ कोई ना कोई तो रह रहा था। और अगर हम इसकी इंडस सिविलाइजेशन को देखते हैं या हम अपनी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तहजीबों का एनालिसिस करते हैं इस इलाके में, वो कई हजार साल पुरानी अगर जाती है, इट मीन्स इंडिया की हिस्ट्री तो पहले भी थी। हमारा कंसर्न शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम आए, जब यहाँ पे जनाब मुस्लिम ने अपना प्रॉपर काम शुरू किया। जो उससे पहले मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ी एक्सपेडिशन की, फाइट की फॉर्म में आई, तो इसलिए हमारा यहाँ से कंसर्न प्रॉपर शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो अराइवल हुआ, यहाँ पे हमने देखना है कि इस खित्ते के ऊपर उसके पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट्स क्या हुए थे। ठीक है, उससे पहले का इंडिया कैसा था, उसके बाद का इंडिया कैसा था, इस्लाम किस हद तक लोगों में आया, लोगों ने इस्लाम को कैसे अडॉप्ट किया। वो ट्रेडर्स पहले आ रहे थे, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आते हैं और 715 में इनको वापस बुलवा लिया जाता है। ठीक है, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक इनको वापस बुलवा लेते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक और हुजाज बिन यूसुफ, जो मोहम्मद बिन कासिम के चचा भी और ससुर भी थे, उनकी आपस में कोई इतनी अच्छी बनती नहीं थी, तो मोहम्मद बिन कासिम को उधर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल्स जाके फिर 200-250 साल बाद होती है, ठीक है। जब गजनवी भी आके चले गए, गजनवी साहब आते थे सिर्फ हमला करके वापस चले जाते थे, लेकिन गोरी आए और गोरी ने यहाँ आके, मोहम्मद गोरी जो हैं उन्होंने आके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये असल बंदे हैं जिन्होंने रूल्स को कंसोलिडेट किया, मुस्लिम रूल्स को बरसगीर। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इसमें बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है या बलबन का या इल्तुतमिश का, ठीक है। इसके अलावा उसने, अब देखें हिस्ट्री कितनी कंसाइज कर दी है। मुगल्स के 331 साल बनते हैं, मुगल्स के 331 साल बनते हैं, 1526 से लेके 1857 तक, 1857 तक। लेकिन मुगल्स, सिर्फ उसने कहा इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुगल, इंपॉर्टेंट रूलर्स में तो अकबर हैं, ठीक है। अकबर आते हैं और शाहजहां आ जाते हैं, औरंगजेब आलमगीर आ जाते हैं। इसके अलावा हुमायूं हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकबर है। अकबर का दीन इलाही है, अकबर की राजपूत पॉलिसी है, अकबर का नेशनलिज्म पॉलिसी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकबर। इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाता है, इनका आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसमें स्पिरिट ऑफ लेगेसी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर। अच्छा ये देखिए, इसमें दिल्ली सल्तनत का भी क्वेश्चन आता है। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ना, 1206 से 1290 तक रही है जो, उसमें ये चीज लाजमी पूछी जाती है, और ये भी मुगल्स का भी सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, इनमें जो रूलर सुल्तान जो हैं या किंग्स हैं, इनकी इकोनॉमिक, सोशल, जुडिशियल और सिविल मिलिट्री सिस्टम जितना भी है, ये एक ही क्वेश्चन है सारा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इनका मनसबदारी सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इनका डिफेंस सिस्टम है,
इनका आर्मी का सिस्टम है, मिलिट्री का सिस्टम है, जितना भी इन्होंने यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी का इनका सिस्टम। उसके बाद जनाब ये तो चीजें हो गई, दिल्ली सल्तनत हो गई, स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर, फिर मुगल्स में ग्रेटर मुगल, लेसर मुगल, फिर लेसर मुगल जो बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल थे, जिनको शिकस्त हुई 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। उसके बाद क्या होता है जी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और फिर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल आ जाता है। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया होता है, कॉलोनियलिज्म में आ जाते हैं हम डायरेक्टली। फिर इसमें अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन एंड ग्रोथ, ये सेम वर्डिंग थी, सेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन कल परसों लिख के भेजा, शायद वो बच्चा क्लास भी ले रहा होगा, लेकिन वो 4 पेजेस का क्वेश्चन था और उसमें उसने इंट्रोडक्शन दिया 3 लाइनों का, फिर उसके बाद उसने टाइमलाइन दे दी और बेसिक कॉन्सेप्ट उसने लिखा ही नहीं जो उसने पूछा था। ठीक है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक 8-9 पेजेस पे क्वेश्चन बनता है और प्रॉपरली इसे जस्टिफाई नहीं किया। इसलिए वो बच्चे ने अभी पेपर दिए थे, उसके 48 मार्क्स थे, तो इसलिए नंबर कम आते हैं कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए बगैर आप शुरू हो जाते हैं डिबेट करना उसको। उसके बाद कादीज एंड फैक्ट्स ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इमीडिएट काजीज हैं, उसके इफेक्ट्स क्या, मुसलमानों को इसका हमेयादा क्या भुगतना पड़ा। ठीक है, और मुसलमानों ने फिर ऑलमोस्ट 90 साल तक, 1947 तक इसका हमेयादा भुगता और फिर जाके इनको आज़ादी मिली। अच्छा, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं इंडिया में जो 1858 में शुरू होती हैं, फिर 1861 में पहला एक्ट आता है उनका, फिर 1892 में दूसरा आता है, 1909 में आता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, और 1919 में आता है मॉन्टेगो चेल्स फॉर्म रिफॉर्म। ठीक है, 1935 में जो ना ऑल इंडिया एक्ट आता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान भी चलता रहा है 1956 तक, जब तक हमारा आइन नहीं आया। ठीक है, ये सारी थोड़ी सी है थी इनकी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे जैसे आती। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों को 1909 वाले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में दिया गया था। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है मुस्लिम स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है सूफीज्म। इसमें 3-4 दफा उसने क्वेश्चन पूछ लिया जो 2016 के बाद, सूफीज्म क्या है। ठीक है, सूफीज्म बेसिकली जो सूफिया इकराम हैं बरे सगीर में, चाहे वो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हैं, वो शाह हुसैन हैं, सुल्तान बाहू हैं, बुल्ले शाह हैं, या वो वारिस शाह हैं, या मियां मोहम्मद बख्श हैं, या शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शीद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान हैं, या शेख अहमद सरहंदी। अब इनमें इंडिविजुअल लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता, अब ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछता है कि सूफी इज्म और सूफी मिशनरीज जो थे उन्होंने बरे सगीर में इस्लाम की जो सप्रेशन के लिए, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए क्या किया, मतलब कैसे उन्होंने इस्लाम को फैलाया, मुसलमान कैसे किया लोगों को जो हिंदू थे। अब पूरा एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं। ठीक है, वो कादरिया, नक्शबंदिया, ठीक है, सहरवर्दिया, ये सारे सिलसिले हैं। चिश्तिया सिलसिला भी सूफीज्म का है। उन चारों सिलसिलों को आपने डिस्कस करना है, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री देना है। मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो स्लाइड्स में जाके बताता हूँ। अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर लें। अच्छा, इसके बाद बेटा ये है, जब आपने ये चारों चीजें कर ली, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सर सैयद अहमद खान साहब है। पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलीगढ़ मूवमेंट के बानी हैं। ये ही मेन बंदे हैं जिन्होंने तालीम को प्रमोट किया, और इनके जो है ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए बच्चे पाकिस्तान मूवमेंट्स का जो है ना वो चेहरा बने, चेहरा मोहरा, जिन्होंने पाकिस्तान आजाद करवाने में काफी रोल प्ले किया। ठीक है, अब इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे बनती है 1906 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, ठीक है, और शिमला डेपुटेशन 1906 में, लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाती है 1919 में, जब जंग अजीम अव्वल वॉर जो वर्ल्ड वार 1 थी वो होती है 1914 में स्टार्ट और 1918 में खत्म हो जाती है। और जो खिलाफत थी, तुर्की खिलाफत, जो तुर्क थे, जब उनको खिलाफत उस्मानिया को टूटता हुआ नजर आया ना, तो हमारे जो बड़े सगीर के मुसलमान थे उन्होंने कोशिश की, बरतानिया को कहा कि काइंडली आप इनके साथ ऐसा ना करें,
हमारी जो है ना ईच एंड एवरीथिंग खिलाफत के साथ ही मुंसलिक है और हम खलीफा के हुक्म पे ही चलते हैं, आप इसको तोड़े ना, जो मर्जी करें। तो वो पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। इसमें जितने भी मुसलमान जो चीदा चीदा थे, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में भी बड़ा हिस्सा लिया, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली खिलाफत को बचाने के लिए स्टार्ट की। 1924 में कमाल अता तुर्क ने हुती मार्शल लॉ लगा के खिलाफत का सिस्टम ही खत्म कर दिया, तो फिर वो हमारी भी मूवमेंट्स खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेहरू रिपोर्ट है, 1928 में आती है और 1929 में कायदे-ए-आज़म इसका रिप्लाई देते हैं इसको, इसी की चीज़ों में कि नेहरू रिपोर्ट कुछ सजेशंस थी ओवरऑल कि ऐसे चला जा सकता है, ऐसे चला जा सकता है, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने फिर उसको अमेंड करके जवाब भी दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट्स, अब देखें पाकिस्तान मूवमेंट यहाँ से बेटा स्टार्ट होती है। अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस है ना 1930 में, अल्लामा इकबाल ने पहली दफा डिमांड किया, इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि अलहदा मुल्क चाहिए हमें, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो हमें चाहिए, जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत से हैं। यहाँ से जब इन्होंने डिमांड की, तो उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान का नाम भी डिस्कवर करके भेज दिया कि जनाब ये नाम होना चाहिए। तो यहाँ से पाकिस्तान मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हो गई। अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 में, फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 होती हैं बरतानिया में 1930, 31 और 32 में। इसमें भी कोई सेपरेट जो कंट्री है उसका कोई नतीजा तो नहीं निकलता कि अलहदा मुल्क बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या सूरत-ए-हाल होनी चाहिए। लेकिन ये उन्होंने खुद ही फिर एक गज़ट जारी कर दिया कि जनाब इसका ये हमने फाइंडिंग्स की हैं। उसके बाद कांग्रेस रूल आ गया, ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार-बार आता है पाकिस्तान अफेयर में भी और हिस्ट्री में भी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना, ये 2 साल की मिनिस्ट्रीज थी। 1935 वाले आयन के तहत इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है और वो बड़े सगीर में मुसलमानों को बड़ा लताड़ती है और मुस्लिम लीग को बड़ा ये डाउन करती है, जिसकी वजह से मुसलमानों में दोबारा ये चीज़ एहसास पैदा होता है कि हमने यूनिटी के साथ कोशिश करनी है और हमने इंडिपेंडेंस लेनी है, आज़ादी लेनी है। फिर ये लाहौर रेज़ोल्यूशन है, यहाँ से बेसिकली तो इसका नाम पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन नहीं था, लेकिन इंडियन जो अखबार थे उन्होंने इसको पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन, पाकिस्तान करारदाद का नाम दिया, तो ये अखबारों में फिर हर तरफ फैल गया। फिर 1940 से 47 तक पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन ज़ोर-ओ-शोर से चली, पाकिस्तान की मूवमेंट्स ज़ोर-ओ-शोर से, और 6-7 साल की कोशिश के बाद एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान जो है ना ले लिया गया। ठीक है, इसमें वेरियस मिशन एंड प्लान्स आए हैं, जिसमें वो 3 जून प्लान है या काबीना मिशन प्लान है, वेबल प्लान है, अगस्त ऑफर है, ये वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसपे कभी मेजर क्वेश्चन नहीं आते बेटा, उसमें मरूज़ी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद कायदे-आज़म मोहसिनुल मलक और ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन आपका एक ही दिन में हो चुका सारा, ठीक है? ये वाला सिर्फ़ ये जो पर्सनैलिटीज़ पे है। फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो आपने सारी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को इनिशियल चैलेंजेस क्या थे। ये पाकिस्तान अफेयर में बार-बार सवाल आया होगा। जब पाकिस्तान बनता है तो इसके इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? और माइग्रेशन होती है तारीख की, इतनी बड़ी माइग्रेशन आज तक नहीं हुई। 1 करोड़ 40 लाख लोग इधर से उधर और उधर से इधर गए हैं। और वो सारे उनकी एडजस्टमेंट से लेके, रिहैबिलिटेशन से लेके पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस तक बेशुमार मसाइल थे। और ये सारे मसाइल आपने डिस्कस करने हैं, मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी, 9 साल बाद हमारा आईन क्यों बनता है 1947 से 1956 तक। ये सारी एक डिबेट है, हम 1935 वाले आईन के तहत क्यों चलते रहे हैं और इस बनते ही 2 साल बाद क्यों टूट जाता है। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब मार्शल लॉ लगा देते हैं और अयूब खान साहब को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाता है 2 साल बाद। इतना कच्चा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स बार-बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आती रही। अयूब खान आए 1958 में और 1969 तक रहते हैं। फिर याह्या खान को मुसल्लत कर देते हैं 1969 से 1971 तक। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आते हैं। ज़ियाउल हक साहब लंबा अरसा रहते हैं 77 से तकरीबन 88 तक। परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, ये 1999 में आते हैं, 2007 में इनको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। तकरीबन 2008 में जाते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार-बार आया हुआ है पाकिस्तान अफेयर में, ठीक है? फिर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ, वो उसकी काज़िज़ और इफ़ेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर डेमोक्रेसी जो है, सबसे पहले तो लियाकत अली खान जो इलेक्शन के ज़रिए आए थे, इसलिए इनको हम डेमोक्रेटिक सेटअप ही कहते हैं।
बाकी कुछ एम ही आते रहे हैं। इनके बाद लियाकत अली खान के बाद जो है ना चौधरी नाजमुद्दीन और एक्सेट्रा, वो सारे ऐसे ही आए हैं। फिर जुल्फकार अली भुट्टो का टेन्योर था, हमने देखा थोड़ा डेमोक्रेटिक था। 1970 वाले इलेक्शन हुए और कतर में बांग्लादेश लैदा हो जाता है। फिर कतर से 77 तक ये रहते हैं। 77 में दूसरा इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया सारी पार्टीज में, सारी इनके खिलाफ होगी और मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर बेनजीर आती है 1988 में ज़िया के बाद। फिर नवाज शरीफ आते हैं 1990 में। फिर डेमोक्रेसी का रिवाइवल होता है, तकरीबन 10-11 साल ऐसे रहता है, फिर मार्शल लॉ लग जाते हैं। ठीक है। फिर 2008 से आज तक डेमोक्रेसी चल रही है, चाहे जिस भी हालत में है, लेकिन चल रही है। अब उम्मीद है कि चलती रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा बहुत तंग किया जाता रहेगा। 10 से 15 साल में ये प्रॉपर इंशाल्लाह लाइन पे चढ़ जाएगी। और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स का जो रोल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, प्रेशर ग्रुप्स आप समझते हैं, जो रिलीजियस ग्रुप हैं एक्सेट्रा, जो बनाए हुए हैं कुछ खास तबकों ने अपने प्रेशर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर। फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है 99 तक ये करनी है। इसका इस दफा स्पेशल सीएसएस में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको जरा आपने ध्यान से देखना, ये भी स्पेशल सीएसएस में आया हुआ है। ये सजेस्टेड रीडिंग्स है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ स्लाइड्स वाली। अच्छा जी, ये हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया। अच्छा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री का पेपर हल करते हैं, और हिस्ट्री के पेपर की आपसे डिमांड क्या होती है, व्हाट इज नीडेड इन द हिस्ट्री पेपर, बेसिकली बेटा ये चीजें अगर आपको नहीं आइडिया, तो फिर आप हिस्ट्री के पेपर में अपना नुकसान कर रहे हैं। ये एक तो चीज होती है नरेशन। नरेशन किसी चीज को नरेट करना, बहुत प्यार से किसी चीज को बयान कर देना। जैसे मैं कह देता हूँ कि फलां बंदा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सोबर है, डिसेंट है, लेकिन फिर मैं उसे कहने के बाद एक्सपोज करूंगा कि अगर वो प्यारा है तो उसकी प्यारी खूबी क्या क्या है, अगर वो सोबर है तो सोबर की खूबी क्या क्या है, डिसेंट है तो वो खूबी क्या क्या है। ये सारी चीजें मैं एक्सपोज करके बताऊंगा। फिर मैं मंजर कशी करूंगा, डिपिक्शन करूंगा। फिर मैं उसमें बताऊंगा कि जो बरसगीर में मुगल एम्पायर था, उसमें जो बादशाह था, बादशाह के सामने एक दरबार लगता था। दरबार के पीछे नौजवान लोग तलवारें पकड़ के, अपनी बॉडी दिखा के, शर्ट्स नहीं पहनते थे, ठीक है ना, सिर्फ लाशा बांध के, वो सिर्फ एक पावर का शो ऑफ करता, बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है ना, बाल मुंडवा के। वो डिपिक्शन मंजर मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारा आपने मंजर पेश करना। लेकिन कहीं भी हिस्ट्री में आपने सिर्फ लिख ही नहीं देना, हिस्ट्री हमेशा आर्गुमेंट्स के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ लिखी जाती है। फिर उसके बाद अगर आपने ये सारी चीजें लिख दी, तीनों कर दिया, मंजर भी बना दिया, एक्सपोज भी कर दिया, नरेट भी कर दिया, फिर आपने एक्सप्रेशंस करते हुए आपने आर्गुमेंट्स नहीं दिए, आपने परसू नहीं किया, उसे कायल नहीं किया अपने आर्गुमेंट्स के साथ, तो फिर आप अपने पॉइंट को वीक कर जाती हैं। अब बेटा आर्गुमेंट्स में क्या चीज होती है, ये देखिए। आर्गुमेंट्स में ना पता है क्या होता है, आर्गुमेंट्स में आप हिस्टोरियंस के रेफरेंसेस दे देते हैं कि मैंने इब्ने बतूता को पढ़ा, इब्ने खुल्दून को पढ़ा, मैंने इसको पढ़ा, उसको पढ़ा। आप बताते हैं कि फलां बुक से, ये बुक का नाम है, ये इस सन में पब्लिश हुई थी और ये हिस्टोरियन है, इसने ये बात यहाँ पे की है, उसकी कोट में करते हैं, आप इन्वर्टेड कामाज में कोट कर देते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा रेफरेंस होता है कि आप किसी अखबार का रेफरेंस देते हैं, अगर आप 20वीं सदी की कोई बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। फिर इसमें आर्गुमेंट देने के लिए ना मैंने एक इस तरह के हिस्टोरियंस बनाए हुए हैं कि अगर आपको 712 से लेके 1206 तक बात करनी पड़ती है, तो उसमें स्पेसिफिक हिस्टोरियन है, 1290 तक सॉरी, वो हिस्टोरियन हिंदुओं के अलहदा हैं और मुसलमानों के अलहदा हैं, वो ही आप डालेंगे, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल उस पर हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आपको बाद में मुगल्स पे बात करनी पड़ती है, मुगल के हिस्टोरियन अलग हैं, और ब्रिटिश रूल की बात करनी पड़ती है, तो फिर तीनों ब्रिटिशर्स भी ऐड हो जाते हैं और बाकी भी वो अलग हैं। फिर आपने इस तरह करके ना हिस्टोरियंस देने हैं, अखबार के रेफरेंसेस, गजट के, मेमोज के, लेटर्स के, लोगों की कोटेशंस ऐड करनी है। फिर उसके बाद आके आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी देना है, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते वक्त क्रिटिसाइज नहीं करना। आपने दोनों पार्टियों का बयान सुनना है, आप एक जज नहीं है, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को। आपने बताना है कि अच्छा मैं इन नताइज की बुनियाद पे, ये दलाइल की बुनियाद पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसे है और ऐसे। क्रिटिसाइज नहीं आप कर सकते। फिर आपने क्रिटिकली एनालाइज बाद में करना है, अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन कोशिश करें, हिस्ट्री में हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज लाजमी किया जाता है, ठीक है ना, क्रिटिकल एनालिसिस आपने लाजमी देना। ये चीजें आपसे चाहिए हिस्ट्री वाले बंदे को।
नरेशन करनी है, एक्सपोजिशन। मैं अब आपको नक्शा खींच के बताता हूँ कि आपने ये करनी कैसे है, ठीक है। अच्छा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हर बंदे का क्वेश्चन है। जब डेफिनेटली लेक्चर खत्म होगा उसके बाद भी लोग पूछेंगे यार पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है सर, ये तो बता दें पेपर। अब मैंने एक ना क्वेश्चन ये लिया है, एवोल्यूशन जो है ना प्रोसेस बरसगीर में अरबों का जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, ये मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन आप समझ लें, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश का, वैसे ही बेटा लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन में आपने टच करना है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो है ना ये जो उसने एवोल्यूशन पूछा है उसमें आपने 2 से 3 लाइनें उसके मुतालिक लिखनी है, और कोशिश करनी है क्वेश्चन को 3 से 4 हिस्सों में तोड़ लेना है। मैं नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं वो तोड़ के भी आपको बताता हूँ कि हम तोड़ेंगे कैसे। अच्छा, आपने वो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे दिया, इसमें आपने कॉलन डाल लेना है, इसमें आप हेडिंग नंबर 1 देंगे। आपने हेडिंग्स हिस्ट्री के पेपर में लाजमी देनी है, हेडिंग आपके पेपर को खूबसूरत बनाएंगी। मार्कर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। आपने दोनों तरफ बेटा हाशिया लगाना है, और प्रॉपर अपनी लाइन ऑफ लेंथ जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर दूसरी आपकी हेडिंग होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है, आपने टाइमलाइन हो सकती है, आपने हिस्ट्री हो सकती है, या बैकग्राउंड हिस्ट्री हो सकती है, कोई भी इस तरह का टॉपिक आप। मेन इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हो सकती है, इसमें मेन फेजेस हो सकते हैं, मेन इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हो सकते हैं, मेन फैक्ट्स हो सकते हैं, या मेजर जो फैक्ट्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब मैंने एवोल्यूशन जो है इस तरह लिखा है, रोल ऑफ अरब ट्रेडर्स। स्टार्ट में क्या हुआ था, बरसगीर में मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले तजारत करने की गरज से लोग आ रहे थे, और वो इन जैसे इस्लाम उन्होंने कबूल किया हुआ था, ताजरों ने, नया नया इस्लाम आया था, तो वो यहाँ पे आते थे, और कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते थे उनको अपनी ट्रेडिशंस और बता के जाते थे यार ऐसे ऐसे है, और हमने ऐसे 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 ये कर रहे हैं। हल्का फुल्का लोग उनसे मुतासर होते थे, कोई इक्का दुक्का लोग मुसलमान भी हो गए थे, लेकिन बाय तलवार जो है ना वो कोई भी अभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरब्स अटैक्स ऑन सिंध। फिर अरबों ने अटैक कर दिया 712 में। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट हो गए, आमने सामने आ गए, राजा दाहिर को शिकस्त हुई, राजा दाहिर को मारा। फिर दीबल मकरान से होते हुए मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम साहब ने मार्च किया। और ये सारी चीजें आपने एक एक करके एक्सप्लेन करनी है बाद में, ये सिर्फ मैं आउटलाइन के पार्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने जो एवोल्यूशन बता रहे हैं, एवोल्यूशन कैसे होती है। अरब ने अटैक किया 712 से 715 तक, वो खत्म। उसके बाद हिस्ट्री इज साइलेंट, फाइल साइलेंट होगी। फिर उसके बाद गजनवी से मुगल। गजनवी साहब जो हैं, महमूद गजनवी जो हैं, इनको 1000 से 1030 तक ये रहते हैं तकरीबन। जब इन्होंने 17 हमले किए, तो ये गजना से आते थे यहाँ पे। अब हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे हिस्टोरियन ने, इन्होंने इनको साबित किया है कि ये हीरो हैं, और हिंदुओं ने साबित किया कि ये प्लंडरर हैं, लूट मार करने आते थे, सोना लूटते थे, सोमनाथ का मंदिर भी इन्होंने ही लूटा, और ये जाके अपने रूल्स को कंसोलिडेट करते थे। मतलब हम इनको हीरो ही साबित करेंगे, हमें इनसे कोई कंसर्न नहीं है कि व्हाट वाज ही। आपने इनको हीरो साबित करना है जो भी थे। जो हिस्ट्री हमारी डिमांड करती है। रोल ऑफ मुस्लिम सूफीज एंड मिशनरीज। अच्छा, इसमें मैंने आपको मुस्लिम सूफीज का रोल बताया है, जो 6-7 सूफीज मैंने बताए हैं। उसमें बेटा 2 तरह के सूफीज हैं, एक वो जो पाकिस्तान अफेयर डिस्कस करना चाहती है, और एक वो जो वैसे हमारे सूफीज हैं। कुछ सूफीज वहदतुल वजूद को सपोर्ट करते हैं, और कुछ वहदतुल शहूद को सपोर्ट करते हैं। दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट है। वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी साहब ने दिया था। 1240 में उनकी वफात होती है। इर्तुगरुल ड्रामे में आपने देखा होगा, सूफी साहब जो हैं मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी, उन्होंने कहा था कि वहदतुल वजूद से मुराद है कि अल्लाह पाक का जो वजूद है, उस वहदत के वजूद से हम तमाम लोग, तमाम चीज़ें, तमाम जिन, परिंद, तिरिंद, हर चीज़ वो उनसे बनी है, और हम उसके डिफरेंट तरीकों में उसकी झलक हैं, हम नज़र आते हैं, उनके लश्कारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वहदतुल शहूद के जो कॉन्सेप्ट हैं, शेख अहमद सरहांदी साहब ने उनके अगेंस्ट दिया। उन्होंने कहा हम बेसिकली विटनेस हैं, शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के होने की। अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, इंसान का सारा सिस्टम और ईच एंड एवरीथिंग दिन रात किया। बाकी जो भी था, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया, और इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान किया। मुस्लिम सूफीज़्म, कव्वालीइज़्म, और ईच एंड एवरीथिंग, सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, ये 4 सिलसिले बहुत ज़्यादा इन्होंने ये प्रमोट हुए, और इंडिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुसलमान किया लोगों को। और पंजाब में और बहुत ज़्यादा सिंध में बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए इस सूफी सिस्टम की वजह से।
अच्छा, ये तो अभी हमारा चल रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका। ये आपका मेन फेजेस हो गया, उसमें ये आपने 4 सब फेजेस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स आपने लिखने हैं। उसने अगर क्वेश्चन में इम्पैक्ट्स पूछे हुए थे, डेफिनेटली मैंने इसलिए लिखे हैं। अब उस पे इम्पैक्ट्स को आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले बेटा सोशल इम्पैक्ट्स, सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए, उनके कल्चर में क्या क्या चेंजिंग आई। आपने बरसगीर में रहते हुए हिंदुओं से अपनी शादी ब्याह से लेके और ऑल दीज थिंग्स तक आपने जो कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, आप अभी अनलर्न नहीं कर पा रहे। वो उससे पहले उन्होंने किससे सीखा था, वो उनका वैसे ही चलता। उन्होंने इस्लाम जरूर कबूल किया लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने बहुत सारे सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स डाले उनके ऊपर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स डाले, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स डाले, रिलीजियस और एजुकेशनल। अच्छा, एजुकेशनल इसलिए मैंने लिखा है कि थ्रू आउट जो 712 से 1947 तक एजुकेशन तो चलती ही रही, चाहे वो सर सैयद की एजुकेशन हो, सूफीज की हो या इस्लाम की एजुकेशन हो। इसलिए एजुकेशनल इम्पैक्ट्स आते रहे। चाहे वो मैथ का जीरो लेना हो, हमने जो जीरो लिया ईच एंड एवरीथिंग, या यहाँ से अरेबिक सीखी गई और उधर से अरेबिक यहाँ पे आई, यहाँ से दूसरी जुबानें वहां पे गई, पर्शियन जुबान आई, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट जगहों से। एजुकेशनल के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं और हर लिहाज से एजुकेशन ने बरसगीर को इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, ये है सूफीज के सिलसिले। जो ये आपने लिखना है कि ये इसके बानी कौन थे, इसके कौन थे, इसके कौन थे। ये हमारा ना हेडिंग्स में चल रहा है, रोल्स ऑफ सूफीज्म, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री इन सब कॉन्टिनेंट चल रहा है क्वेश्चन। और कुछ बच्चे सिर्फ ये लिखते हैं, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ये इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये फेजेस हैं जी, 1 2 3। और इसको यहाँ पे इनको आपने बेटा लहदा लहदा एक्सप्लेन करना है, चाहे आपने एक पैरा बनाना है चारों का। फिर उसके बाद यहाँ से आर्गुमेंट आपके शुरू हो जाते हैं। आर्गुमेंट्स में क्या है आपका, है जी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसमें मुस्लिम हिस्टोरियन। अच्छा, इसमें मैंने चंद एक लिखे हैं, सारे मैं नहीं लिख सका। इसमें इब्न इब्न खुल्दून है। अगर वो 14वीं सदी पे अगर बात हो तो, या 13वीं सदी पे बात हो, तो इब्न खुल्दून ने बहुत ज्यादा इस पे लिखा। अबुल फजल मामूरी साहब हैं, फैजी साहब हैं, अबुल फजल अल फैजी, इशरत हुसैन कुरैशी हैं, के अली के अजीज बरनी, ठीक है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह एहसन इकराम, या इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम हिस्टोरियंस। अच्छा, पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है इसके बारे में। पहले स्कूल ऑफ थॉट अगर मुस्लिम्स का है तो उन्होंने तो डेफिनेटली बताना है कि हम तजारत की गरज से आए थे, तो यहाँ पे जब देखा तो ये मामला थे। और लोगों के ऊपर, कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया था ट्रेडर से, तो फिर उनके ऊपर जुल्म सितम जारी था। तो फिर हमें एक सदा आती है। तो सदा इस तरह होती है कि वो जो सिलोन में श्रीलंका से आते हुए हजाज बिन यूसुफ के जो गिफ्ट्स हैं वो पायरेट्स लूट लेते हैं। और हजाज बिन यूसुफ जो इसको राजा ताहिर को कहता है कि मुझे वापस किए जाएं, लेकिन राजा ताहिर साहब कहते हैं कि ये मेरी पोजेशन में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई एम सॉरी फॉर इट। फिर हजाज बिन यूसुफ को गुस्सा आता है और गुस्सा वो अपने भतीजे को भेजते हैं कि जनाब इसकी तबाही उतार दें। फिर वो आते हैं और तबाही उतार देते हैं। उसके बाद ये स्टोरी होगी। स्टोरी में बेटा ये बैकग्राउंड के लिए होती है, फिर आपने कोटेशंस ऐड करनी है। ये कहते हैं, ये कहते हैं, फैजी साहब ने ये कहा, कुरैशी ने ये कहा, के अली ने ये कहा। 3 से 4 आर्गुमेंट्स, ये इस किताब में ये रेफरेंस है, इसमें ये आर्गुमेंट्स आपने दे दिए। आर्गुमेंट्स के बाद कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। फिर आपने क्या करना है, फिर आर्गुमेंट्स, फिर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का आर्गुमेंट है। ये कौन से हिस्टोरियन है, हिंदू हिस्टोरियन। इसमें बेशुमार हिंदू हिस्टोरियन है। मैंने ये वैसे टेन्योर के लिहाज से किया, लेकिन आप इनको भूल जाएं, आप टेन्योर छोड़ दें। ये देखें ना, ठीक है ना, बंदरकार है, केन है, जिसवाल है और कुशाल। ये इसके अलावा बेशुमार हिंदू हिस्टोरियन हैं बेटा। जैसे मुस्लिम्स हैं वैसे हिंदू, और ऐसे ही ब्रिटिशर्स हैं। बरे-सगीर की तारीख पे इतनी तो कुतब लिखी जा चुकी हैं, अगर आप सारी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको मैं अथेंटिक मानूं और किसको ना मानूं। अभी जो आपके सीएसएस के 2024 के पेपर हैं उसमें आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना कि विच इज अथेंटिक। आपने सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट जो मैं आपको बताऊंगा, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि ये स्कूल ऑफ थॉट के ये आर्गुमेंट्स है, इसके ये हैं और इसके ये हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और क्रिटिकल एनालिसिस ये बनता है, फिर मैं कंक्लूड ये, ठीक है। ये चीज उसके बाद ये देखें, ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट आपने ऐसे देने हैं बेटा पेपर में। अगर आप ये चीजें नहीं दोगे, स्कूल ऑफ थॉट्स, आर्गुमेंटेशन आप नहीं दोगे, तो फिर आपकी नरेशन, डिपिक्शन, एक्सपोजिशन वो सारी जाया हो जाएगी। फिर ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, वो इसमें स्टेनले वॉलपर्ट है,
और हेनरी बेवरेज है, जेम्स मिल है, एल्फिंस्टोन है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे काम किया, लेन पूल ने बहुत ज्यादा किया, ठीक है, विलियम डल्पर ने किया है। ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा काम किया, और आप इनको जगह जगह कोट करेंगे हिस्ट्री के पेपर में। अगर बेटा आपने हिस्टोरियन नहीं लिखे, हिस्टोरियन बन के पेपर नहीं सॉल्व किया, देन आपको कोई फायदा नहीं। इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं फायदा कि आप पाकिस्तान फेयर का क्वेश्चन है सेम एज इट इज हिस्ट्री में लिखते। कुछ लोग लालच करते हैं कि 200 नंबर का पेपर हमारा तैयार हो जाएगा 100 नंबर से। वो लालच उनको उल्टा पड़ जाता है। ना हिस्ट्री में नंबर आते हैं, ना पाकिस्तान अफेयर में। दोनों के जार्गन्स डिफरेंट हैं, दोनों का तरीका डिफरेंट है, डील करने का तरीका डिफरेंट है। कभी भी इस तरह हिस्टोरियंस को आपने कोड नहीं करना। पाकिस्तान फेयर की जो है ना, पाकिस्तान फेयर का ट्रिक का डिफरेंस, उसमें रेफरेंसेस हम जो देते हैं, वैल्यू एडिशन जो देते हैं, उसमें और तरह से देते हैं, ठीक है। उसमें भी रेफरेंसेस देते हैं। पेपर विदाउट रेफरेंसेस आपका पेपर एक ब्लैंक पेपर होता है। उसमें एग्जामिनर इंतहाई गुस्सा करता है कि यार व्हाट ही इज राइटिंग, और वो नहीं लाइक करता। आप नरेशन के बाद अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी आपका आ जाता है माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी अगली हेडिंग बनेगी जो गालबन 8वीं 9वीं हेडिंग है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू। आपने हिस्टोरियन बन के हिस्ट्री के पेपर को जजमेंटल नहीं बनना क्रिटिसाइज करने के लिए। आपने सिर्फ एक एग्जामिन करना है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। उसमें आपने अपना एनालिसिस पेश करनी है। ये मेरा तजजिया है। वो मैं आपको बताऊंगा रेगुलर क्लास में कि एनालिसिस पेश कैसे करते हैं। फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आपका होगा। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देने हैं, साथ में कमेंट्री भी करनी है, ठीक है। और क्रिटिसाइज नहीं करना, ये चीज आपने नहीं करनी। फिर उसके बाद आपने सेम लाइक हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन बन के आपने कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन के बाद इसमें रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में भी, ठीक है। अच्छा जी, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो एक क्वेश्चन था, उसका मैंने आपको एक मॉडल पेश किया। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है एलुसिडेट। आप एलुसिडेट को, इलेबोरेट को, एग्जामाइन को, एक्सप्लेन को, एस्टिमेट को, एनलाइटन को और इवेल्युएशन को, सबको सेम आंसर करके आते हैं। आप इस चीज में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कमाल कर देते हैं आप लिखते वक्त भी। बेटा इन चारों पांचों छठों 6 चीजों में फर्क महसूस करें। एलुसिडेट का क्या होता है, किसी चीज को क्लियर करें, एक्सप्लेन करने के साथ साथ मेक समथिंग क्लियर। कोई चीज क्लियरली आप वाज़ा करें और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें साथ, ठीक है। ये एलुसिडेट। जब वो पूछे कि इलेबोरेट करें, मैं नीचे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगी। उसमें आपने क्या करना होता है, आपने डेवलप करना होता है या प्रेजेंट करना होता है फर्दर डिटेल में। किसको, वो थीरी जो उसने पूछी है, पॉलिसी जो पूछी है, या उसने कोई सिस्टम जैसे अकबर का राजपूताना सिस्टम पूछा है, या बलबन की किंगशिप पॉलिसी पूछ ली है, या उसने कोई थीरी पूछ ली है, ठीक है, मंगोल पॉलिसी पूछ ली है। उसको अपने फर्दर डिटेल्स देनी होती हैं। जो उसने पूछा एक डेवलप करें कि अच्छी खासी डिटेल में जाए, एलेबोरेट करें उसको। अच्छा, एग्जामिन क्या होता है, एग्जामिन में आपने इंस्पेक्टर बनना होता है, इंस्पेक्शन करनी होती है, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन। आप एक इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, चीजों को जांच रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं। समवन या समथिंग, वो किसी शख्सियत के बारे में पूछता है। लेट्स सपोज वो पूछता है कि अकबर जो है उसने दीन इलाही दे के दीन इस्लाम की मुखालफत की। वो समवन है, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है, क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं, आप एग्री करते हैं या नहीं। ये है इंस्पेक्शन आपकी। thoroughly in order to determine क्या नेचर और कंडीशन असेस करना है आपने कि यार वाकई ये चीज ठीक थी या नहीं जो उसने पूछी है। उसके बाद एक्सप्लेन आ जाता है बेटा। इसमें ये जो मैंने पहले बताया आपको, एलुसिडेट, एलुसिडेट भी सेम चीज है, एक्सप्लिकेट भी, इंटरप्रेट भी, और समथिंग क्लियर और अंडरस्टैंडेबल ये भी ऐसे ही है। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, एक्सप्लेन और एलुसिडेट। अच्छा, इसके बाद लेकिन एक्सप्लेन में थोड़ा सा आपने अच्छा खासा डिटेल में बात करनी होती है, खुल डुल के आपने लिखना होता है, हर पॉइंट उसको क्लियर करना होता है। आपने किसी जगह पे कंजूसी नहीं करनी कि ये लिखूंगा तो एडिशनल हो जाएगा। आपके पास खुला खुला है, मैदान खुला है, आपने ओपनली उस पर डिबेट करनी। अच्छा बेटा, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट, एस्टिमेट में आपने बड़ी कैलकुलेट करना होता है या जज करना होता है उसकी वैल्यू को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, एक खास इवेंट के लिहाज से उसका क्या लेवल है, किस हद तक ये है, ठीक है। उसके बाद एनलाइटन का, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया बार बार, एनलाइटन करें जी चीज को। इसमें आपने बहुत ज्यादा नॉलेज हैवी किस्म का
जो अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में या उस मुतलका सब्जेक्ट के बारे में जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें उसमें रोशनी डालनी है। इसमें एक इसी तरह हाइलाइट पूछा जाएगा, वो मैं नीचे बताता हूँ हाइलाइट क्या। इवैल्यूएट आ गया। अब आपको कहते हैं जी आपने ये कैसे लिखा, उसको इवैल्यूएशन करवाई थी, आपने क्वेश्चन लिखा, इवैल्यूएशन करवाई थी, पेपरों की आपने मॉक टेस्ट दिए, इवैल्यूएशन करवाई थी, ये वो इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएट करें टू डिटरमाइन करें द सिग्निफिकेंस, वर्थ या कंडीशन। अब आप एक क्वेश्चन लिख के मुझे बेटा भेजते हैं, मैं उसको चेक करता हूँ कि ये इसकी इवैल्यूएशन मैं करता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये किस हद तक वर्थ रखता है कि इसको पेपर में 20 में से 18 नंबर दे सकूं, 17 दे सकूं, ये होगी वैल्यूएशन। इसी तरह आपने डिटरमाइन करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसकी सिग्निफिकेंस पहले बतानी, फिर उसकी वर्थ हिस्ट्री में बतानी है, और फिर उसकी कंडीशंस बतानी है कि इस तरह वैल्यूएट करना है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ। अच्छा ये देखें, एक और चीज वो पूछता है एनालाइज करें, ये हिस्ट्री के पेपर में बड़ा पूछा जाता है एनालाइज। उसमें आपने मैथोडिकली जो है ना एग्जामिन करना है डिटेल में, टिपिकली, फिर उसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट क्या होता है, आपने जो हिस्टोरियन इंक्वायरी करने के बाद इंटरप्रिटेशन देता है ना, वो आप कहते हैं आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैंने आपको ये कहा था आप ऐसे बयान कर रहे हैं, पता नहीं आप तोड़ मोड़ के बयान कर रहे हैं, वो चीज होती है इंटरप्रेट। आप एनालिस्ट बन के अगर कर रहे हैं ना मेरा बेटा, तो आपने पहले उसको एग्जामिन करना है डिटेल में जाकर, फिर उसे टिपिकली एक ऑर्डर के तहत, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो उसे एक्सप्लेन करते हुए फिर आपने इंटरप्रेट करना है और एनालिसिस देना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिकल एनालिसिस, देन कंक्लूजन। अब इसमें देखें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालाइज करना, आपने क्रिटिकली एनालाइज करना, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या होता है, डीकंस्ट्रक्शंस करनी है किस चीज की, आपने जो पढ़ा है, जो लिखा है और जो सुना है, इन ए रैशनल एंड लॉजिकल मैनर। ठीक है, रैशनल और लॉजिकल मैनर आपने लॉजिक्स देने हैं। क्रिटिकली एग्जामाइन और क्रिटिकली एनालाइज, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखें क्या है, उसमें वो कह रहा है आपने क्या करना है, बैलेंस्ड आंसर। ठीक है, किस पॉइंट उसकी क्या करना है, पॉइंट ऑफ करनी है, मिस्टेक्स, वीकनेसेस और एनी फेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन डज नॉट मीन क्रिटिसाइज। फिर मैंने आपको रोका कि क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाना, उधर आपने एग्जामाइन करनी। ठीक है, बैलेंस्ड आंसर देना, पॉइंट आउट करनी है उसकी मिस्टेक्स, उसकी गलतियां। हिस्ट्री में जो ब्लंडर्स शाहजहां ने किए या औरंगजेब ने किए, उनको आपने पॉइंट आउट जरूर करना है, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना कि ये बड़ा गलत बंदा था, इसको ये नहीं करना चाहिए था। आप वहां पे जज नहीं है, आप एक हिस्टोरियन हैं, अपने तौर पे आप पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, आप बिल्कुल हिस्टोरियन भी नहीं है, मुख्तलिफ हिस्टोरियंस को लेके आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं। अवॉइड करना है, मैक्सिमम अवॉइड करना, क्रिटिसाइज करने पे कहीं पे करना पड़े तो कैलकुलेटेड फॉर्म में यू कैन डू इट। ब्रीफ, कहते हैं जी ब्रीफ करें, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशंस लिखने हैं। ब्रीफ में ना हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते चीजों को, हम लिखते जाते हैं लेकिन इसमें ज्यादा पॉइंट देते हैं, इसमें हेडिंग ज्यादा देते हैं और छोटा छोटा एक्सप्लेन करते जाते हैं, छोटा छोटा बिल्कुल। ब्रीफली एक्सप्लेन एंड डिस्कस, ये इसमें भी चीजों को छोटा छोटा एक्सप्लेन करते हैं, टू दी पॉइंट रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ 8 पेजेस पे ही रखनी है, 6 पेजेस मिनिमम और 8 पेजेस मैक्सिमम, अगर आप स्कोर 77 प्लस लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरे से ज्यादा। डिस्कस इन डिटेल्स, ये क्वेश्चन भी ऊपर ज्यादा है, इसमें एनालाइज करना होता है, डिटेल्स देनी होती है, फिर आपने एक्सप्लोर भी करना होता है। हिस्ट्री का मतलब कि इंक्वायर करना और एक्सप्लोर करके एग्जैक्ट चीज तक पहुंचना। ये मैंने आपको हाईलाइट बताया ना, इसमें स्पेशल अटेंशन आपने ड्रा करनी होती है उसकी। आपने जब मैच के हाईलाइट्स देखते हैं उसमें यही नहीं होता, वो सिर्फ उसमें छक्के मैक्सवेल के नजर आ रहे होते हैं। हाईलाइट्स का यही मतलब होता है कि आपने स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट करना है, स्पेशल अटेंशन देनी है किस पे, इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीजें आपने देनी है, साथ में अपने एनालिसिस देते रहना है, एनालिसिस हर जगह पे। इसमें ये होता है हाईलाइट में, जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं नीचे एनालिसिस आप साथ ही दे देते हैं, एनालिसिस देते जाएं, साथ साथ देते जाएं। ठीक है, बेसिकली ये होता है। हर एक की स्ट्रेटजी डिफरेंट नहीं है, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि साथ साथ अपना एनालिसिस दे देते हैं, कुछ लोग एंड पे अपना एनालिसिस देते हैं एक ही पैरे में, वो इससे आपका टाइम बच जाता है, आप हर एक पे एनालिसिस देने लग जाएंगे, फिर उसमें रेपिटेशन आ जाती है और रेपिटेशन की वजह से वो डिसलाइक करता है आपके पेपर को। ठीक है, अच्छा इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, अगर आप एग्री करते हैं तो आपने जनाब इंट्रोडक्शन में ही उसे बता देना कि मैं एग्री करता हूँ और उसकी वजूहात ही हैं, 3 पॉइंट्स दे देने, आर्गूमेंट्स दे देने। इसमें व्हाट इज मेंट बाय दैट और हाउ इज मेंट, ये वो हु वाज, व्हाट एंड हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर कंपैरिजन आ जाता है।
कंपैरिजन शेरशाह सूरी का और हुमायूं का आ जाता है, अकबर और शेरशाह सूरी का आ जाता है, ठीक है ना, मुगल्स का आ जाता है, ओवरऑल कंपैरिजन किसी दो मुगल्स का आ जाता है, या स्लेव डायनेस्टी में बलबन का आ जाता है, खिलजी और तुगलक का आ जाता है, कंपैरिजन उस तरह कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछता है आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट करें, फिर वो कहता है कमेंट करें, फिर कहता है डिस्कस करें, नरेशन भी आ जाता है जैसे मैंने कुछ शुरू में बताया। अच्छा, वो ये चीजें खत्म हो गई, मतलब आपको ना कुछ बच्चे आप पूछेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा कि आप मेरे से भी क्वेश्चन बाद में पूछे, लेकिन आप जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे आई एम अवेलेबल। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि सजेस्टेड रीडिंग्स कौन कौन सी हैं, हमने कौन सी बुक पढ़नी। अगर तो बेटा आप सही पैटर्न को फॉलो करें ना, अगर आप सिंसियर एस्पायरेंट हैं सीएसएस के, तो मेरे बच्चे ये हैं जो आपको एफपीएससी ने कहा है कि मेरा पुत्र ये वाले क्वेश्चन, ये वाली बुक्स आप पढ़ें। अच्छा, ये जब आप बुक्स नहीं भी पढ़ते ना, लेकिन आप इनको लाजमी एक दफा गो थ्रू इसलिए करें। मैं आपको ना इन तमाम किताबों का एक वो दे दूंगा, जो हम शॉर्ट स्टोरी लिखी होती है ना, जिसमें आप कोड कर सकते हैं जगह जगह। वो एक एक पैरे में मैंने लिखा है कि इस किताब में क्या मतलब है, इसकी फाइंडिंग्स क्या है। अच्छा, ये देखें, पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, ठीक है, ये रफ़ीक जो है ना, इन्होंने किताब लिखी है, मोहम्मद रफ़ीक अफ़ज़ल साहब, मोहम्मद रफ़ीक अफ़ज़ल इनका पूरा नाम है। अब जब बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में इन किताबों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये किताबें कहाँ हैं, हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, तो इसने कैसे पूछ लिया? जितने भी सीएसएस के आपके सब्जेक्ट्स हैं बेटा, उसमें जो सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई हैं, उसी में से ये 2-3 किताबें पूछता है, आपने हर एक की लाज़मी देखनी है। आप पुराने ऑब्जेक्टिव पेपर उठा के देख लें, इसमें से पूछी हुई हैं। अच्छा, वो कहता है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, मुश्ताक अहमद की किताब है, 1917 पब्लिश हुई। आपने ये डेट्स नहीं याद करनी इसकी। फिर पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान है, के अजीज साहब हैं, ये हिस्टोरियन भी हैं, इसको आपने लाजमी देखना है पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ जितना मैं आपको दूंगा ना इसका पॉइंट ऑफ व्यू, 2-3 जो पेजेस हैं वो मैंने जो इसके करक्स निकाला है वो। अच्छा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, जो बिपिन चंद्र की है, ये सजेस्टेड रीडिंग है। इसके अलावा जो एफपीएससी ने दी हुई हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हामिद खान की है, पॉलिटिकल फेलियर, पाकिस्तान फेलियर इन नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, रौनक जान की है। ये सारी किताबें आपने बेटा देख लेनी है, अगर आप देख सकते हैं तो लाजमी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, जिन्होंने 2024 वाली अटेम्प्ट देनी है, आपको ये सारी, आप कुछ बंदों का जो डेमो क्लास लेंगे वो आपको कहेंगे कि 8-10 किताबें पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। पर लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक किताब जिसके ऊपर सिलेबस दिया हुआ है, वो 10 दफ़ा पढ़ लें, बजाय कि 10 किताबों को एक-एक दफ़ा पढ़ें और आपको एक भी याद ना हो सके। बेहतर ये होता है कि आप एक ही किताब को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालें और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। फिर आप उसमें अपना अच्छे तरीके से लिख भी सकें। कि नेशनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है ना। ये सारी किताबें आपने सिर्फ नाम की हद तक याद करनी है और इनके राइटर्स देखने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मैंने लिखे थे जो आ सकते हैं, ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए, मैंने आपके लिए बना रहा था, और इसको आप फाइनल ना समझें। इसमें मेरे ख्याल में एक स्लाइड मिस है। अ, हाँ, वो एक स्लाइड मिस हो गया, चलें। अच्छा, ये ना, अब पहला पोर्शन है जो आपके सिलेबस का बेटा, पहला पोर्शन, उसमें आप शुरू हो जाएँ पॉलिटिकल हिस्ट्री अराइवल से, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है। उसमें फाउंडेशन, कंसोलिडेशन, मुस्लिम रूल भी बताया है, इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और मुगल के भी बताए हैं, और लेगेसी ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर भी बताया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुस्लिम्स रूल्स। अच्छा, 2023 तक इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। अब ये देखें, जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ, वो क्या है? राइट अ डिटेल्ड नोट, डिटेल नोट आया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अंडर मुस्लिम रूल इन इंडिया, ये 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अच्छा, इनकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका सिस्टम क्या था? अगर दिल्ली सल्तनत है, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, या मुगल है, दो ही बड़ी सल्तनत है, मुगल डायनेस्टी का क्या था और दिल्ली सल्तनत का क्या था? दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी से लेके वो सारे जो आते हैं ना, तुगलक और खिलजी, बलबन और ईच एंड एवरीथिंग, उसमें लोधी, सैयद, ये सारे एक ही चीज़ हैं। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो 3-4 डायनेस्टीज आई हैं लोधियों तक, सैयद, लोधी, ठीक है ना, वो सारे, वो एक अलहदा दिल्ली सल्तनत से ताल्लुक रखते हैं, और मुगलों की सल्तनत अलहदा, मुगल डायनेस्टी अलहदा। अब दोनों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है कि उन्होंने पब्लिक को कैसे किया, उन्होंने जिले और तहसीलें बनाई या नहीं बनाई, प्रोविंसेस बनाए या नहीं बनाए,
उन्होंने कोर्ट को कैसे चलाया, दरबार में कैसे, काजी क्या होता था, ठीक है ना, परगना क्या होता था, तहसील क्या होती थी, पिंड क्या होता था, विलेज क्या होता था, पटवारी क्या होता था, ये सारा सिस्टम जो है इसमें किंगशिप पॉलिसी ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। मैं आपको दोनों का ना कंपैरिजन करके भी पढ़ाऊंगा और अलग एक क्वेश्चन भी। अच्छा, इसमें अंडर मुस्लिम रूल इन इंडिया, यही मुस्लिम रूल है, दो ही मेन चीजें हैं। एक मुगलों का है और एक स्लेव डायनेस्टी है। उसमें दो चार ऐसे रूलर हैं जो स्पेसिफिक इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, उनका स्पेसिफिक चीजें भी आपने हाईलाइट करी। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन देखें, इलेबोरेट करें, इलेबोरेट। ठीक है, अब वो आ गया जो मैंने आपको कहा था, इवेल्युएट, एग्जामिन, इलेबोरेट, ये सारी चीजें। upon the causes of Muslim success in India against the local Hindus ruler which greatly helped in consolidation of Muslim rule in South Asia। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन। अब ये एलैबोरेट में आपने किस तरह इसको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वाज द मंगोल थ्रेट। अच्छा, मंगोल जो है ना, मंगोल ऐसी कौम है जिसने किसी को भी सुकून से चैन से इंडिया में हुकूमत नहीं करने दी। ठीक है ना, जितने भी दिल्ली में सुल्तान आए, बादशाह आए, किंग्स आए, उन्होंने इनको तंग करके रखा। कई लोगों ने इनको पैसा दे के रोका, कई लोगों ने इनके साथ लड़ने की कोशिश की और शिकस्त खाई, और मंगोल थ्रेट हर टाइम उनके ऊपर, सर के ऊपर लटकता रहता था। ठीक है, वो कहता है कि व्हाट वाज द मंगोल थ्रेट टू इंडिया एंड हाउ, ये व्हाट और हाउ वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था ना। हाउ फार डिड द सुल्तान ऑफ दिल्ली सक्सीडेड इन रिपल्सिंग देम फॉर द फ्रंट लाइन, ठीक है ना, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, सॉरी। ठीक है, अब ये डिस्कस आ गया, मैंने आपको डिस्कस भी बताया है। सूफीज्म पे पूरा क्वेश्चन, स्वे ऑफ सूफीज्म 13th सेंचुरी, 2021 में पूरा क्वेश्चन। इसमें चारों सिलसिले आप लिखेंगे, सिलसिले चिश्तिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, कलंदरिया, ईच एंड एवरीथिंग, नक्शबंदिया। फिर उसमें आप सब सूफीज का नाम लिखेंगे, उनकी खिदमात लिखेंगे, उन्होंने रिलीजियसली कैसे मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान किया, और कैसे रोल प्ले किया, क्या अफेक्टिव रोल था उनका, ये सारी चीज आपने लिखनी है। ये आपने लिखनी नहीं, मैंने आपको लिखवानी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं ना, 4 क्वेश्चन आपके लाजमी उसमें से लगेंगे। अब ये देखें, अकबर द ग्रेट। अकबर ने बड़ी लंबी गवर्नमेंट की है, 1556 में आता है और 1605 तक रहता है। अब ये फेल टू स्टैब्लिश द नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट। नेशनलिज्म ये होता है कि नेशनलिज्म पूरी एक डिबेट है। नेशनलिज्म होता है कौमियत परस्ती। आप अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक कंट्री था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस बेशुमार लोग थे। अब उसमें नेशनलिज्म का तस्वर, अगर सेंटर में एक मुस्लिम रूलर बैठा हुआ है, तो एक हिंदू उसके साथ हो सकता है नेशनलिस्ट ना हो, वो अपने कौम के साथ मुख्तलिफ ना, वो अपना रीजनलिज्म पे या अपनी एथनिसिटी की बेस के ऊपर एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहा हो और सेंटर के साथ बगावत कर रहा हो। अकबर ने कुछ इस तरह के काम किए, वो फेल हो गया। ये सब कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म को करने के लिए, इमर्ज करने के लिए या प्रिवेल करने के लिए। डिस्कस करें, ये क्वेश्चन आ गया, डिस्कस। अब डिस्कस का मैं आपको जैसे बता के आया हूँ, जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारी चीजें इसमें घुसेड़ दें। अब फिर ये आ गया, डिस्कस इन डिटेल आ गया, ये दूसरा तरीका उसका। फिर ये हाउ के साथ क्वेश्चन उसने पूछा। फिर एल्यूसिडेट आ गया, ये देखें, एल्यूसिडेट। फिर इसके बाद आ गया जी, Akbar fully realized the absence of national spirit in Mughal Empire and tried to build one, but history of his dynasty record that failed in this context. Discuss, ये देखें, discuss Akbar's policy। ठीक है, ये सारी चीजें इधर भी डिस्कस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, elucidate, डिस्कस, elaborate, ये सारी चीजें आपने वैसे ही लिखनी है बेटा। अब इधर आ गया एनालाइज, ये देखिए एनालाइज, और ये सारी चीजें, वैल्यूएट आ गया, क्रिटिकली एनालाइज आ गया, इलेबोरेट आ गया, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन आ गया, एग्जामाइन आ गया। ये सारी चीजें आपने उस तरह ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, 2023 तक मैंने निकाले हैं। मैं ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इनका फॉन्ट छोटा है, मैं आपको वर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा या पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, तो फिर आप उनको जरा देख लीजिएगा। साथ में आपको इनके इंट्रोडक्शन और इनके जो बॉडी पैराग्राफ हैं और साथ में ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ना, एज इट इज़ पूरा पूरा क्वेश्चन बना होगा, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ स्लाइड्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो अपने नोट्स किसी से शेयर नहीं करने, आपने अपने तक रखने हैं, इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदा ज़रूर देंगे। अब ये भी इसी तरह क्वेश्चन चल रहे हैं, ये देखें, एग्जामाइन आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एनालाइज आ गया, इलेबोरेट आ गया, ईच एंड एवरीथिंग इसमें ये चल रहा है। काजेज एंड इफेक्ट आ गया, ये डिस्कस आ गया, एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन भी मैंने आपको बताया।
अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी स्लाइड्स हैं। अच्छा, इसमें हाँ, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मुगल आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर्स, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुगल का और दिल्ली सल्तनत का ये लाजमी पूछा जाता है। अकबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल के डाउनफॉल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये जो कुछ में क्वेश्चन वो हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर इसमें सारे नहीं लिखे क्योंकि आज मैंने करवाना नहीं था ये सारा। तो मैंने आपको सिर्फ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देना था। ये चीज़ें डिटेल में हम तब करेंगे जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट वीकेंड से क्लास। अच्छा, एक ये चीज़ आपने इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों रखना है? एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि ये ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर के साथ, ठीक है? विल यू शेयर दीज़ स्लाइड्स ऑन ज़ाविया ग्रुप्स? हाँ, डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगा। अच्छा, ओवरलैप विद पाकिस्तान अफेयर करते हैं जनाब, इसमें 80% सिलेबस तो सेम है। लेकिन इसके जार्गन्स आपने मद्देनज़र रखने हैं, लिखते वक़्त पाकिस्तान अफेयर को पाकिस्तान अफेयर की ज़ुबान में लिखना है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की ज़ुबान में। और ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें हिस्ट्री का पंजाब में तो नहीं है लेकिन बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में इसका है। और ये 200 नंबर की हिस्ट्री भी है और इसके अलावा जितने भी आप जनरल नॉलेज के पेपर देते हैं, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या प्रोविंशियल कमीशन हो, जितने भी, उनमें हिस्ट्री का 16 नंबर का, 18 नंबर का, 20 नंबर का लाज़मी। इवन मुझे पीएमएस और इसके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में भी उन्होंने पूछा था, इसका ये देखिए, आस्क्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन ऑल इंटरव्यूज। अब मैंने कई दफा इंटरव्यूज में मुझे पूछा गया, इसमें क्या पूछा उन्होंने मुझे, टू नेशन थ्योरी के ऊपर आपका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सूफीइज्म के बारे में और वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उन्होंने मुझे पूछा जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी इमीडिएट काजेज बताएं। वो ये मेरा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा। ये हर बंदे से पूछते हैं और ये हिस्ट्री पढ़ने से आपको अपनी तारीख का भी पता चल जाता है। और हाँ, स्कोरिंग है, इफ जार्गन्स ऑफ हिस्ट्री आर यूज्ड। स्कोरिंग है, स्कोरिंग के लिए ये कंडीशन है भाई, ये शर्त है। एम नहीं स्कोरिंग की आप मैं कह दूं कि ये बहुत स्कोरिंग है, ये है वो है। बेटा पूछ रहे हैं कि कितनी देर की तैयारी है सब्जेक्ट की। आपके ना ऑलमोस्ट 18 लेक्चर हैं इसमें और 18 को मैं तो इंशाल्लाह 15 में करवा दूंगा और 3 लेक्चर जो है ना आपकी वैल्यूएशन की क्लासेस होंगी और पुराने पेपर के जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। अ, रट्टा जिनका अच्छा नहीं, क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या इसमें ये चीज़ कही जाती है कि इवेंट्स एंड फैक्ट्स ही होते हैं, डेट्स एंड ये वो एटसेट्रा, ये होते हैं, डेफिनिटली होते हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत मैटर करता है। आपको बेसिक चीज़ का पता हो, सिर्फ डेट का पता हो और आप पॉइंट ऑफ व्यू अपनी मर्जी से दें। हिस्टोरियन का पता हो, डेट्स का पता हो और आप हिस्टोरियन निकाल लें, रेफरेंसेस निकाल लें और बेसिक पॉइंट के बारे में पता हो कि इसकी चीज़ क्या थी, फिर आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जी नेक्स्ट है, अच्छा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इंडो पाक हिस्ट्री के लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको ये बता दूं आपको। ये शुरू से लेकर एंड तक पूरी एक हिस्ट्री के जो ना अपनी लैंग्वेज है, इस लेकिन ये हिस्ट्री की लैंग्वेज पायरेट्स हिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं है। पायरेट्स मोहम्मद बिन कासिम जब आया था उसके पीछे ये पायरेट्स का बड़ा हाथ था कि जिन्होंने जो लूटा था, शिप लूटा था जो सिलोन से, श्रीलंका से कोस्ट के जरिए जो समंदर के रास्ते उधर अरब में जा रहा था। तो ये वो पायरेट्स, प्लंडर लूटर्स को कहते हैं जो चीजों को चोरी करते हैं। मेडिवल क्रोने वस्ता को कहते हैं, मिडल एज को कहते हैं। मेडी मीन मिडल, रीव मीन एज, ठीक है ना। एक्सपीडिशन वो मुहिम्मात होती हैं, एक जर्नी बेसिकली होता है जिसमें आप किसी चीज को सर्च सर्च करने के लिए, रिसर्च नहीं, सर्च करना, एक्सप्लोर करने के लिए आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, मुहिम्मात पे जाते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह करके अगर मैं एक बुक रिकमेंड, अच्छा बेटा मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ आपको। हम्म, अच्छा जी, बाकी ये आपको स्लेव डायनेस्टी मैंने बताई है, डिटेल में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लेकिन ये ममलूक डायनेस्टी भी है। ममलूक गुलामों को कहते हैं अरब में, गुलाम हुकूमत भी इसको कहते हैं, गुलामों की हुकूमत, ठीक है। 1206 से 1290 तक ये रहती है। तो ये ही असल कंसोलिडेट करते हैं मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत भी इन्हीं की है जो बेसिकली इन्होंने कंसोलिडेट की होती है स्लेव डायनेस्टी ने, इसे ही दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और 13वीं सदी से ये 16वीं सदी तक रहती है। 16वीं सदी मतलब 1526 तक। 1526 में फिर ये आते हैं, मुगल हुकूमत आती है 331 सालों की।
1526 में बाबर साहब आते हैं और 1857 में बहादुर शाह जफर को निकाल दिया जाता है। अच्छा, कुछ कंसेप्ट हैं क्राउन और ये किंग क्या होता है। कंपनी से मुराद ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्राउन और किंग वो जो ब्रिटिश में बैठ के रूल कर रहे थे, जो आज भी उनका टेम्परेरी कह रहा हूँ, जो आज़ादी तौर पे बरतानिया का हेड है उसे किंग ही कहते हैं। कोइन तो उनकी अभी अभी वफात पा गई। ऐसे क्राउन बेसिकली इसके सर पे होता है। फिर कंपनी जो बड़े सगीर में उनके बिहाफ के ऊपर बिजनेस करने के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए यहाँ पे आई थी। 1600 समथिंग में इसको फॉर्म किया गया, 1600 में। तो ये यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे इसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो क्राउन के बिहाफ पे, क्राउन उसे एक चार्टर देता था, एक टास्क देता था, एक बकायदा मैनिफेस्टो होता था, उसके तहत ये कंपनी काम करती थी। कंपनी का बेसिक पर्पस होता था क्या, तिजारत करना। और ये कोइन जो इनको राइट्स देता था तिजारत की, या किंग जो राइट्स देता था तिजारत की, इसका मकसद ये होता था कि आपका कोई कंपटीटर वहां पे नहीं आएगा। हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको तमाम तरह से सिक्योर करेंगे, आप खुल के जाके अपना बिजनेस करें और बिजनेस को एक्सपेंड करें। और वो जो तमाम चीजें थी, दैट इज कॉल्ड कंपनी। जब पार्लियामेंट, मैं बताता हूँ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही है। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन दो इनके सिस्टम है, लेकिन वो बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताऊँ। हाँ, इसमें जो कंपनी है, कंपनी में जब ये आती है ना, बनारस, मद्रास और बंगाल में यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती है। यहाँ पे अपनी ये जो बनाती है, हब्स बनाती है इन तीनों को, बनारस, बम्बे और बंगाल में। अब ये इसमें से बंगाल को, ये तीनों को प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो बंगाल है इनको हेड ऑफ ऑल बिजनेस हब्स बना दिया जाता है। और बंगाल में जो बंदा बैठता है उसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। और फिर ये वायसराय गवर्नर जनरल ऑलमोस्ट सेम होते हैं ये, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत पावर्स का डिफरेंट होता है। ये जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है बरतानिया की, अगर वो उधर बरतानिया गवर्नमेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट करे तो दैट इज गवर्नर जनरल। और अगर बरतानिया में वो पार्लियामेंट का एज ए अमूर, वजीर अमूर हिंद रिप्रेजेंट करे तो वो फिर वायसराय उधर। अच्छा जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर अमूर हिंद। फिर ये डोमिनियन, इंपीरियलिज्म, पार्टीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ, इसकी ग्लॉसरी है बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री की ना, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें बताएं, कोई क्वेश्चन किसी चीज की समझ नहीं आई या कोई चीजें आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इसमें मैसेज सेंड करें, मैं आपको साथ साथ जवाब भी देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, एमसीक्यूज। भाई एमसीक्यूज मैं आपको, दो तरीके हैं एमसीक्यूज करवाने के। एमसीक्यूज तो एक तो मैं ये करवाता हूँ, जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें पॉसिबल जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको निकाल के देता हूँ, और पुराने पेपरों के भी मैं साथ साथ बता देता हूँ कि ये एमसीक्यूज आए हुए हैं और ये आपको पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज ऑलमोस्ट 16, 14, 15 तो पता होता है कि ये ही आने हैं, रिपीटेड होते हैं। बाकी 5, 6 हर पेपर में डिफरेंट होते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। अगर करंट अफेयर को वो टच करने लग गया, अब उसने हिस्ट्री से हट के करंट अफेयर की तरफ आया है, तो करंट अफेयर में एमसीक्यूज जो है ना वो आपको अखबार से टच रहने से होते हैं। जो मैं टॉपिक करवाऊंगा उसमें बेसिकली आपके 14, 15, 16 एमसीक्यूज हो जाएंगे। अच्छा, बुक जो है ना, बुक तो एज सच में कोई भी सिंगल बुक इसकी कोई भी नहीं है। जो भी बुक्स हैं वो सारी कॉपी पेस्ट हैं। मैंने 6, 7 किताबों को मिला के जो नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं ना, वो अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। मैं कोई सिंगल बुक मैं नहीं रिकमेंड कर सकता कि ये एक बुक बेहतर है, ठीक है। क्योंकि प्री पार्टीशन की बुक मैंने अलहदा पढ़ी है, पोस्ट पार्टीशन की अलहदा पढ़ी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट। फिर कैन वी कंप्लीट दिस वास्ट सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इन अ शॉर्ट टाइम? ये 18 लेक्चर्स हैं आपके पास, 15 में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप अपने तौर पे भी तकरीबन, अगर आप पाकिस्तान अफेयर पढ़ी हुई है आपने, तो आप मैक्सिमम खुद रिवीजन करना चाह रही हैं तो 10 दिन के अंदर ये हिस्ट्री हो जाती है। एमसीक्यूज का सोर्स आपकी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रीडिंग ही होती है बेटा। लेकिन एमसीक्यूज आप जितने भी
रट्टा लगा लें, उसमें कोई ना कोई मिस हो जाता है। लेकिन जब मैं ये बताऊं कि आप रीडिंग करेंगे, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है। ट्रैक टू पाकिस्तान जो किताब है ना, उसमें जितने भी प्री पार्टीशन के एमसीक्यूज आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं। हाँ, फ्राइडे टू संडे टाइम यही होगा आपके लेक्चर का, बिल्कुल। बिल्कुल पोस्ट पार्टीशन कवर करवाऊंगा बेटा। पोस्ट पार्टीशन तो अब 3 साल, 3 या 4 सवाल पूछ रहा है वो, 3 तो लाजमी पूछ रहा है पोस्ट पार्टीशन में। अगर मैं वो कवर ना कराऊं तो हिस्ट्री का ये पूरे सिलेबस का मकसद ही दफन हो जाता है, फोत हो जाता है। ठीक है, पोस्ट पार्टीशन लाजमी करवाऊंगा। लरैब बेटा, जो सजेस्टेड बुक्स हैं उसमें अगर आप प्री पार्टीशन करना चाहती हैं उसके लिए अलहदा है, पोस्ट पार्टीशन के लिए अलहदा है। तो उसमें ट्रैक टू पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल प्रिसाइज छोटी सी किताब है, प्री पार्टीशन के लिए बेस्ट किताब है। ठीक है। और अगर आप टू दी पॉइंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहती हैं, रजाउल्ला की किताब कर लें, इंडो पाक हिस्ट्री। फीस बेटा इसकी 6,000 है। बिल्कुल देखेंगे, करंट डायनामिक्स तो लाजमी देखेंगे। वो अब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने आपको करंट डायनामिक्स तो बताने हैं ना। अब उसने इस दफा 2023 का जो पेपर हुआ है यार, स्पेशल सीएसएस का, उसमें उसने पूछा हुआ था डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें जो टेंजिबल इंटेंजिबल डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे, ज्योग्राफी को रीच एंड एवरीथिंग, वो तो आपको लाजमी बताने पड़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका हिस्ट्री का पेपर 1947 में खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद आप मेरी एक बात ध्यान से सुने, फिर अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बच्चा कोई भी है। आपका पेपर अब सबसे पहले कहाँ आपकी इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान आएगा, पहला सवाल मैं आपको कराऊंगा जो पोस्ट पार्टीशन में इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तीसरा क्वेश्चन आएगा इस्लामाइजेशन। अभी उसने इस साल बहुत मशहूर सवाल है, बड़े सालों से पूछा जा रहा है, इस्लामाइजेशन ऑफ जियाउल हक। फिर आपका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे रहे हैं पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में। फिर जो मिलिट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है वो क्या है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सेपरेट हो जाना, उसके रीजन क्या है। और पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है या 18वीं तरमीम है, इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन दो। अच्छा। जी बेटा, एक मिनट। 2023 तक करेंगे इंशाल्लाह ताला, 2023 तक। पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री ये अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी किताब है, अगर आप कर। सर करंट डायनामिक भी देखेंगे। ठीक है बेटा, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऊपर चलेंगे क्वेश्चन। रेगुलर क्लास कब से? रेगुलर क्लास बेटा ये सैटरडे से, सॉरी कह रहा हूँ, फ्राइडे से स्टार्ट है, फ्राइडे टू संडे हुआ करेगी। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो ना हमारे 6 वीक की क्लासेस है ना, मैं इसमें आपको मैक्सिमम जल्दी से जल्दी कोर्स आपका कवर कराऊं। जिन्होंने 24 वाले अटेम्प्ट दिए देनी है, उसके साथ आपको इवेल्युएशन और रिवीजन और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करवाऊं। एक दफा सारा सिलेबस हम गो थ्रू करेंगे, और उसमें जो मोटे मोटे 25 से 26 सवाल हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8-10 है ना, उसके आप काम करवाऊं, फिर आपसे लिखवाऊं, और उसके बाद आपको वैल्यूएट करके बताऊं कि कहाँ पे आप फॉल्ट है। हाँ, करंट डायनामिक्स में आपका करंट अफेयर के जितने भी पोर्शन हैं जो हिस्ट्री में आते हैं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है। हिस्ट्री में आपकी जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फॉरेन पॉलिसी है। जब फॉरेन पॉलिसी आती है तो फॉरेन पॉलिसी में आपकी रिलेशंस आ जाती हैं तमाम कंट्रीज के साथ। फॉरेन पॉलिसी में आपका इंडिया के साथ है, रशिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, और अमेरिका के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, ईरान के साथ है, और यूरोपियन यूनियन के साथ है। आपकी सारे रिलेशन, इसमें आपके रिलेशन कवर हो जाएंगे। आप काफ़ी पेपरों में ये आपको हेल्प करेंगे। पोस्ट पार्टीशन के क्वेश्चन के आंसर लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? लेंथ तो पेपर की कम अज कम जो है ना 7 से 8 पेजेस, कोई भी क्वेश्चन है। सीएसएस की डिमांड है यार, 7-8 पेजेस रिकमेंडेड है। आप अच्छे तरीके से लिखें, 7-8 पेजेस मिनिमम। आप 4 पेजेस पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे तो आपने अपनी मेहनत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। हर क्वेश्चन 8 पेजेस पे मिनिमम जाना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास बेटा फ्राइडे को 7 से 8 पेजेस। हाँ, साइड्स, बिल्कुल साइड, सिंगल पेज, एक पेज को कह रहा हूँ, ठीक है, डबल नहीं। दोनों साइड्स नहीं, एक एक पेज। 8 पेजेस मिनिमम लिखिए। आपको इंशाल्लाह नंबर भी फिर उसी तरह देगा वो, आप जो पंजाबी में कहते हैं ना गिट्ठा मेन के, वो इस तरह नंबर आएंगे आपको।
अच्छा, मॉक टेस्ट कितने इंक्लूडेड है? मॉक टेस्ट बेटा एक तो आपका पूरे कोर्स का मॉक टेस्ट होगा जिसमें मैं 7 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आपने 4 करने होंगे, ठीक है ना? तो आपने मुझे देना पूरा का पूरा पेपर। और इसके अलावा सिंगल क्वेश्चन के मॉक पेपर तो इस तरह होंगे कि आपको हर वीकेंड पे आपका एक मॉक टेस्ट होगा। एक बच्चा जो है ना 4 पेजेस का क्वेश्चन लिखेगा, ज्यादा नहीं मैं चेक करूंगा, मिनिमम 4 पेजेस। ठीक है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? पोस्ट पार्टीशन के बेटा मैंने टॉपिक्स बताए तो हैं सर, और हिस्ट्री के भी मैंने साथ साथ बताए हैं, जब मैं सिलेबस बता रहा था कि ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। ठीक है। और बुक्स जो है ना वो बुक्स मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता। बुक्स मैं आपको मटेरियल दिया करूंगा, आपने वो पढ़ना है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कोई भी बुक पढ़ लें, जो भी मार्केट में है, कोई भी बुक सिलेबस कवर कर देती है। इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन हर बुक का डिफरेंट पर्पस है। अब अगर इसमें एफपीएससी 12-13 किताबें आपको दे रही है तो इसका डिफरेंट मकसद है, हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी पूछें पूछें, जिसके भी क्वेश्चन है। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है बेटा, आप लंबे चौड़े चक्रों में ना पढ़ें। वो जितने भी पुराने पेपरों के 1973 से अब तक एमसीक्यूज आए ना हिस्ट्री के, वो ऑलमोस्ट सारे आते हैं इसमें। आप उसके एक फाइल मिल जाएगी आपको पीडीएफ की, अ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने कर लेनी है। सब पूरे का पूरा एमसीक्यूज का पोर्शन आपको हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी जो 1973 से आज तक जितने एमसीक्यूज आए हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लास टाइमिंग यही है बेटा, 10:15 से 11:40। पोस्ट पार्टीशन के भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पोस्ट पार्टीशन में अगर तो करंट अफेयर के हैं, उनका उनकी तो गारंटी नहीं ना मैं ले सकता बेटा। वो मैं जो टॉपिक्स कहूंगा उनकी गारंटी मेरी होगी, उसमें से एमसीक्यू आपके मिस नहीं होगा। बेटा ये 6 वीक्स का कोर्स, जस्ट 6 वीक्स। इसी वीक वैसे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीक, तो एमपीटी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये डेफिनेटली ये क्लास अगर आप लेंगे बेटा तो आपको एमपीटी में भी हेल्प करेगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी सलमान बेटा, कर देते हैं। स्लाइड शेयर हो जाती है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो करवा लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़। यू वेलकम बेटा।